अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो हेडिंग डालें फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले हम पहला फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पर हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी है, ए कैटेगरी में हम लोग हेडिंग डालेंगे, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो पता है आपको कि रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा फैक्टर। तो यहां पे कैसे हमने इसको डिवाइड किया, फिजिकल स्टेट आप जानते हैं, या तो रिएक्टेंट क्या होगा, ऐसी रिएक्टेंट क्या रिएक्टिंग स्पीशीज तो आप जानते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो या तो सॉलिड फेज में होगी या लिक्विड फेज में होगी या गैसियस फेज में होगी। अब यहां पे हमें ये देखना है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज में कि जो ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो फिजिकल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखना चाहूं तो गैसियस फेज जो होती है उसकी रेट सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी उस चीज को भी समझते हैं। तो रेट का अगर ऑर्डर देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सॉलिड, देन इससे ज्यादा लिक्विड, फिर हम लोग गैस। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, बिकॉज BCZ का मतलब बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases which provide more freedom for collision, which provide more freedom for collision। अब आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है। देन लिक्विड, गैसेस में क्या होता है? सबसे कम। तो यहां पे सीधी सी बात है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम कहां पे है? गैसेस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ऑर्डर के लिए क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। सबसे ज्यादा सॉलिड में, सबसे कम। अगर ये जो ऑर्डर दिया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें गैसेस मॉलिक्यूल या जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसीज होती हैं, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सॉलिड में ज्यादा होता है। देन लिक्विड, गैसेस में सबसे कम होता है। इस वजह से, और ये फोर्स क्या प्रोवाइड करता है आपको? कॉलिजन के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा कॉलिजन कर सकेंगे। इसलिए आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का? गैसेस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। कोई पूछा ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि गैसेस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना कम कॉलिजन प्रोवाइड करा पाएगा, और सबसे कम जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा प्रोवाइड कर सकेगा क्या?
फ्रीडम फॉर कॉलिजन। अब इसमें हमारे पास एक और है बी, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभी फिजिकल स्टेट की बात करी थी, या फिजिकल नेचर भी लिख सकते थे, अब यहां पे लिख सकते हैं केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट फॉर डिफरेंट सॉरी फॉर डिफरेंट reacting species, for different reacting species, comma, number of bonds are broken, and their bond energies कैसी होगी? अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए रिएक्टिंग स्पेसीज के लिए, फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पेसीज नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रेकन एंड देयर बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी? डिफरेंट, एंड देयर बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट। अलग अलग रिएक्टिंग स्पेसीज के लिए अलग अलग बॉन्ड एनर्जी होगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी अलग होती, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, क्योंकि किसी में सिंगल बॉन्ड बनेगा, किसी में डबल बॉन्ड बनेगा, किसी में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड एनर्जी सबकी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑल्सो डिफरेंट। इसका मतलब समझ लें कि अगर मेरे पास रिएक्टिंग स्पेसीज में कई सारे बॉन्ड्स होंगे, वो सभी टूटेंगे, तो वहां पे सभी की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, और रिक्वायर किसको करेंगे? अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी भी आगे हेडिंग करके हम आपको लिखाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग स्पेसीज टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टिंग स्पेसीज ब्रेक होने के बाद, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टिंग स्पेसीज को रिएक्टिंग स्पीसीज जितनी भी होती है, उनके जो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जितनी एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो वो कैसी होगी? अगर बॉन्ड एनर्जी सबकी डिफरेंट है, तो ये रिक्वायर करेंगे किस अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी को। नाउ reaction having less value of activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग E स्मॉल a ऐसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ रिएक्शन हैविंग लेस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी will take at faster rate। ध्यान रखिए, अब मैं यहां पे क्या बता रहा हूं आपको कि डिफरेंट रिएक्टिंग स्पेसीज में नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग, मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अलग अलग रिएक्टिंग स्पेसीज है, कहीं कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कहीं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कहीं नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, आपको पता है, ठीक है, कहीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे सभी की बॉन्ड एनर्जी क्या रिक्वायर होगी? अलग अलग बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको अलग अलग बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और सभी में जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसलिए वो भी डिफरेंट होगी, और इसलिए लेस वैल्यू होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी कम से कम हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब वो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। भाई दो बॉन्ड ने, एक ये बॉन्ड मान लो सिंगल और ये मान लो डबल,
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 20 किलो जूल पर मोल और इसको रिक्वायरमेंट है मान लो 80 किलो जूल या 40 किलो जूल। तो आसानी से कौन सा ब्रेक हो सकता है, ये जितनी आसानी से ये ब्रेक हो सकता है कम एनर्जी में, तो उतना ही जल्दी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। जितनी जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है उतनी जल्दी प्रोडक्ट भी प्राप्त हो सकता है। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक किया, टाइम भी टेकन हुआ, उसके बाद एनर्जी भी ज्यादा खर्च हुई, एनर्जी भी ज्यादा खर्च हुई, तो वो रिएक्शन उतने जितना 20 किलो जूल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी 20 किलो जूल था, अब 40 किलो जूल है। तो एनर्जी जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ब्रेक करती है रिएक्टिंग किसके द्वारा रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्टिंग स्पीशीज द्वारा, जिससे कि उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके नया बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके, वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जितना लेसर वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की होगी उतना रिएक्शन का रेट कैसा होगा, फास्टर होगा। वही चीज मैंने लिखी है, मतलब कि जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो इनवर्सली होता है, हम बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के। लेस द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ कैसा होगा, फास्टर होगा। अगर ये वैल्यू लेस होगी तो ये कैसा होगा, फास्टर होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतना रिएक्शन का रेट कैसा होगा, फास्टर होगा। बोले किसी को कोई समस्या हो यहाँ पे तो चलें, यहाँ पे अगर समस्या नहीं तो अगले पहली हेडिंग हमने देखी। अब छोटी छोटी हेडिंग्स की बात मैं कर ले रहा हूँ इसके अंदर। यही चीज थी इसमें, फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट या तो फिजिकल नेचर पे या केमिकल नेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब बहुत सिंपल है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन डाल दो क्योंकि ऊपर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ कंसंट्रेशन। तो आप हमेशा ध्यान रखना जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभी आपने पढ़ा था रेट इज डायरेक्टली रेट को क्या लिखते थे, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब प्लस माइनस डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली ये किसके इक्वल है, इक्वल किसके है, डेल्टा सी। इसका मतलब रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन के। इसका मतलब रेट अगर कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो रेट भी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट भी डिक्रीज होगा। इस चीज को ध्यान रखें। तीसरा पढ़ेंगे हम टेम्परेचर। टेम्परेचर पे रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लें। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मुझे बताओ कि रेट जो होता है अगर कंसंट्रेशन पे ऐसे है तो टेम्परेचर पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो कैसे, बोलो कैसे। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कॉलिजन भी ज्यादा होगा। तो वहां पे क्या टेम्परेचर इंक्रीज में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी कैसा होता है, फास्टर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने तीसरा ये हो गया हमारे पास। मान लो मैंने चौथा पढ़ना है तो चौथा मैं इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी को ही ले ले रहा हूं। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की मैं बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी पर रेट कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं इसके लिए तो लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर लेस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब बोल सकते हैं कि लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मोर विल द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, उतनी फास्टर होगी। अब मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट की। अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो यहां हेडिंग डालें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर सॉलिड और लिक्विड फेज में अगर रिएक्टेंट है तो वहां पे प्रेशर का इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि सॉलिड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं और लिक्विड को भी। सबसे ज्यादा कंप्रेस हम किसको कर सकते हैं, गैसेस को, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ज्यादा इंटरेक्शन कैसा होता है, सबसे कम होता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल काफी दूरी पर होते हैं तो उनको आसानी से हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, केवल और केवल इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे गैसियस रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं, ना कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के रिएक्टेंट के लिए। तो इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना अपने को। अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं कि प्रेशर, ध्यान रखने के लिए, प्रेशर अफेक्ट द रेट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। केवल कौन सा, ओनली गैसियस रिएक्टेंट। आपको मैं बता चुका हूं, अभी इस चीज को मैंने लिखा भी दिया है।
सॉलिड और लिक्विड फेज के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कंप्रेस होगा उस पर प्रेशर का इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे प्रेशर का इफेक्ट होता है। तो आपको एक चीज बताओ, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है गैसियस स्टेट, वहां पे हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़े। तो बॉयल्स लॉ की बात करूं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस, the pressure of the given amount of the gas is inversely proportional to the volume होता था, या volume of the given amount of the gas is inversely proportional to the pressure of the gas होता था। तो वहां पे हम लोग इस तरीके से लिखा करते थे V इनवर्स प्रोपोर्शनल T, और यहाँ पे जो T होता था वो कांस्टेंट होता था, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मैं इस चीज का जिक्र करना चाहूंगा, और यहाँ पे अगर ये होता है तो इसका मतलब मैं अगर वॉल्यूम बढ़ाऊं, अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा, वॉल्यूम जितना कम करूंगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, बोलो। और कंसंट्रेशन क्या होता, N/B, और इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि यहां पे वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं यहां पे देखूं इस चीज को, तो यहां पे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि यहां पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रेशर के, ऐसे बोल दो। तो ये प्रेशर भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इस फॉर्मूले से देखा कंसंट्रेशन भी क्या होता है भाई, N/B होता है। अगर N कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के हो जाएगा। तो प्रेशर भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों से हम यहां से क्या बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो यहां पे आप ध्यान रखना कि इस जगह पे अगर मैं बात करूं प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कैसी होगी, प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली है, तो वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, और वॉल्यूम कम तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा। इसका मतलब प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली हैं। और कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का अभी आप पढ़ के आए हैं, देखो ऊपर की ओर ये। अब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट भी ज्यादा होगा। तो किस तरीके से आपको फैक्टर पढ़ने होते हैं, इस चीज की क्लियर कर लीजिए। वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, देख लिया। प्रेशर ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कंसंट्रेशन ज्यादा, या यूं बोलो वॉल्यूम कम होने से कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसका मतलब ये डायरेक्टली हो गए। और कंसंट्रेशन रेट का मैं ऊपर बता के आया था, कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ज्यादा है। तो इस तरीके से, और ये इसमें गैसेस रिएक्टेंट की बात को ध्यान रखना है, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई आपको, बताइए हर किसी को इतनी चीज क्लियर हुई। अब मैं आपको अगर जिक्र करना चाहूं एक और हेडिंग, तो मैं इसको, आपके पास स्पेस कम है, यहां पे देख लेता हूं। ये है सिक्स्थ हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है आपको पता है। सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द डार्क व्हाइल सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है वो सभी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। तो हम वहां पे लाइट की प्रेजेंस से पहले एक पॉइंट ये भी बताना चाहेंगे छोटा सा। सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द डार्क, पर मैं बात कर रहा हूं वाइल यहां पे इन की बात कर रहा हूं, वाइल। अब कुछ रिएक्शन डार्क में होती हैं, पर कुछ रिएक्शन रिक्वायर्ड किसकी करती हैं, लाइट की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट करती हैं। वाइल सम रिएक्शंस रिक्वायर्ड लाइट। अब लाइट में सनलाइट हो चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट हो, ठीक है, जिसको एच न्यू वगैरह से यूवी से दिखा दे, केवल आप लाइट दिखा सकते हो। तो वाइल सम रिएक्शन रिक्वायर्ड लाइट फॉर देयर इंटरेक्शन, लाइट फॉर देयर, कॉमा हटा दो यहां से, फॉर देयर इंटरेक्शन, फॉर देयर इंटरेक्शन। और जो लाइट के लिए प्रेजेंस के लिए इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जो लाइट की रिक्वायरमेंट करती हैं अपने इंटरेक्शन के लिए, वो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर, इसको मैं इधर कर दे रहा, आर नोन एज फोटो केमिकल
रिएक्शंस, इस चीज को देखें। कुछ रिएक्शन डार्क में होती हैं, जबकि जो रिएक्शन रिक्वायर करती हैं लाइट की अपने इंटरेक्शन के लिए, इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई सारी रिएक्शन की हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह आप पढ़ के भी आए। फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपने, जैसे मैंने एक रिएक्शन ली यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में इंटरेक्ट करने के लिए इनको लाइट की जब रिक्वायरमेंट होती है। अब वो लाइट में हम लोग सनलाइट या कुछ लोग यूवी लिख लेते हैं, अल्ट्रावायलेट, या कुछ लोग एच न्यू दिखा देते हैं, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी भी एक टाइप की, लाइट भी एक तरीके की एनर्जी को प्रेजेंस को दिखाती है। तो यहाँ पे एच न्यू आपने पढ़ रखा होगा, ई बराबर एच न्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको रिएक्शन को कराया, तो यहाँ पे इनके इंटरेक्शन द्वारा हमें HCl प्राप्त होता है, ये भी गैसियस फेज में है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ? जब ये रिएक्टिंग स्पेसीज, गैसियस रिएक्टिंग स्पेसीज क्या हुआ, आपस में इंटरेक्ट की होंगी। वो इंटरेक्शन केवल और केवल तब पॉसिबल है जब यहाँ पे ये किसकी रिक्वायरमेंट करती हैं? लाइट की रिक्वायरमेंट करती हैं। और लाइट एनर्जी की वजह से, उस एनर्जी की वजह से इसके बॉन्ड आपस में ब्रेक होते हैं, और ब्रेक न्यू, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे होता है HCl गैस। तो इस तरीके से हमने अपना कंप्लीट किया क्या, इफेक्ट ऑफ लाइट। ये हुए हमें सभी हमारे क्या हुए, फैक्टर अफेक्टिंग। एक बार जल्दी से देखें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, और दूसरा कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ध्यान रखना, जो फिजिकल स्टेट होती है, अपने को पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका इंटरेक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम गैसेस में होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर सॉलिड में है और सबसे वीकर अगर गैस में है, तो इसका मतलब है गैसेस का जो होता है फ्रीडम होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स में फ्रीडम होने की वजह से कॉलिजन ज्यादा होगा। और यहाँ पे केमिकल नेचर की बात आई तो जितने भी रिएक्टिंग स्पेसीज होती हैं, डिफरेंट रिएक्टिंग स्पेसीज को नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से रिएक्टिंग स्पेसीज कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को प्रोडक्ट में, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो भी कैसी होती है? डिफरेंट होती है। जितनी कम रिक्वायरमेंट होगी एक्टिवेशन एनर्जी की, उतना ही फास्टर रेट रिएक्शन का रेट होगा। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा रेट कम होगा। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन फास्टर होगी, मतलब उसका रेट बढ़ेगा। यहां पे अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो ध्यान रखना है इफेक्ट, ये एक बार एक नंबर का पूछा भी क्या, लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देन मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ध्यान रखना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में मैंने बताया प्रेशर अफेक्ट ओनली ऑफ किसको? गैसियस रिएक्टेंट को, क्योंकि गैसेस जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में क्या, हम कंप्रेस भी कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड को की अपेक्षा ज्यादा। हम कंप्रेस किसको करते हैं? गैसेस को। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना कि वॉल्यूम कम होने पर टेम्परेचर जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम कम होने पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर रिलेशन हमने पढ़ रखा है बॉयल्स लॉ में। और प्रेशर की अगर मैं एक बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर वॉल्यूम का ये रिलेशन है। और कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ प्रेशर बढ़ा, प्रेशर और वॉल्यूम के डिक्रीज होने पर, अगर प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल्यूम डिक्रीज होने पर कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। और प्रेशर कंसंट्रेशन डायरेक्टली होगी, पर कंसंट्रेशन बढ़ने पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऊपर में बता के आया तो रेट भी बढ़ेगा। अगर मैं इफेक्ट ऑफ लाइट की बात करूं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है डार्क में होती है, अंधेरे में होती है, पर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अपने आप को होने के लिए लाइट की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट करती हैं। उस टाइप की सभी रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, जो आपको मैंने यहां पर पढ़ाया। एक बार आप इसको देख लें। कंप्लीट दिखाई दे रहा है? पूरा देखने के बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम लोगों को मैथमेटिकली बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें आपके ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स स्टार्ट होगी। काइनेमेटिक्स फिजिक्स में काइनेटिक्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसमें आपका मैथ आपने इंटीग्रेशन फिजिक्स में ही पढ़ रखा है, तो उस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस में जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उनके हाफ लाइफ, उनके एवरेज लाइफ, उनके, ठीक है। तो इन चीजों को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आगे वाले लेक्चर में हम मिलते हैं। और वहां पे आप प्रॉपर वे में इन चीजों को पढ़ते रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए, और बस स्वस्थ मन से घर पे पूर्ण रूप से पढ़ें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इंतजार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।